हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजित वर्मा। तो जो इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन का चैप्टर था वो हमने मैक्सिमम कवर कर दिया था, इनहेरिटेंस वाला। और उसके अंदर जो टॉपिक बचा था वो था अपना इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन को के ऊपर ज़्यादा मतलब वो नहीं करेंगे हम, थोड़ा डिस्कस। तो इस वीडियो के अंदर ही हम इवोल्यूशन के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनेंगे उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम जो रिवाइज करेंगे, जो मतलब प्रैक्टिस शीट होंगी उसके अंदर मतलब मैक्सिमम 100% हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टाइम जो मतलब आपको क्वेश्चन होगा नीचे दी जाएगी स्लाइड। और जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वो इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था चैप्टर के अंदर, जो मतलब जेनेटिक्स है क्या होती है और जेनेटिक्स का मतलब शुरुआत कैसे हुई थी वो सभी मैंने डिस्कस किया था, तो आपको पता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जी.जे. मेंडल था जो फादर ऑफ जेनेटिक्स था, जिसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और जो मतलब बताया था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है और जेनेटिक्स को मतलब उत्पन्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम देखेंगे जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, ये पूछ रखा है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका? जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे? सेक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, इसने ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है, सेक्स लिंक्ड जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो इसने क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं? ठीक है, तो हमें पता टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, जिसके अंदर जो 22 पेयर है वो होमोलॉग्स होते हैं और 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पेयर होता है सेक्स लिंक सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। तो मतलब जो हेरिडिटी है उसकी साइंस को हम क्या बोलते हैं, ये बुजुर्ग इसने, तो इसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द हेरिडिटी। आगे बात सुन लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी। हेरिडिटी के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके लिए मेंडल ने कौन से प्लांट का यूज किया था? ठीक है, तो मेंडल ने कौन से प्लांट का यूज किया था आप सभी को पता है, पी प्लांट का। ठीक है, ये मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों इंक्लूड कर दिया वीडियो के अंदर। तो इसका मेन फोकस यही है कि आप सभी को पता होना चाहिए पी का साइंटिफिक नेम होता है पिसम स्टाइवम। ठीक है, जैसे कि ये ऑप्शन में भी लिख रखा है, जैसे पिसम स्टाइवम। ठीक है, पिसम स्टाइवम होता है साइंटिफिक नेम पी का। ठीक है, जो इसके पी के जो साइंटिफिक नेम है थोड़े बहुत है अलग अलग, जैसे कि जो पोटैटो हो गया और सिंपल से जो है ना वो मैं आपको सभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उनकी एक सीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप थोड़ी सी रिवाइज कर लेना। ठीक है, वैसे मतलब मैं ज़्यादा कंटेंट से ज़्यादा बढ़िया मैं ये सोचता हूँ कि बढ़िया कंटेंट हो, यानी कि जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर ज़्यादा स्टडी करेंगे हम। ज़्यादा मेन बार घूमने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, डीप के अंदर जाके जो एनसीईआरटी में लिख रखा है उन सभी बातों को समझो, और जो इम्पोर्टेंट जो बॉक्स से नहीं बने होते येलो से कलर के, उनको देखो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, तो उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखना। और मतलब हर एक लाइन को समझने की कोशिश करो, हर एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है मैक्सिमम पोर्शन के अंदर। ठीक है, जो भी मतलब आएगा वो हम सभी कवर कर रहे हैं साथ साथ में, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है जो वो ऐड करते जा रहे हैं हम साथ साथ में। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो करवाया जा रहा है वो आप करते रहिए और एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ध्यान से करना इसको। ए प्लांट विद 2 स्मॉल जीन ब्रीड विद ए प्लांट ऑफ 2 टाल जीन टू प्रोड्यूस। यानी कि एक प्लांट है
एक के अंदर तो स्मॉल टी है, स्मॉल जीन वाले, और एक प्योर टॉल टी है, ठीक है। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि टॉल प्लांट होंगे सभी के सभी। अगर हम एक्सटर्नल देखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से वो क्या होंगे, टॉल प्लांट होंगे सभी के सभी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो क्या देखा है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का एग्जांपल नहीं है, ये पूछ रखा है इसने। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दो टाइप की सेल्स होती हैं, इनके बारे में आप थोड़ा देख लो। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, देखो यूकैरियोट्स होते हैं मल्टी सेलुलर, और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा, इसके अंदर ऐसी सेल होगी और इसके अंदर जो मतलब ऑर्गन है ना, इसके अंदर सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया और रेटिकुलम ये वगैरह हो गए, ये सभी क्या है ऐसी, इनके अंदर ऊपर सेल नहीं मिलेगी आपको, नॉन सेल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन नहीं बाउंड होती है इनके अंदर, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब ऐसे इनके अंदर ये सेल्स नहीं होती, सीधे डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ी हुई होती है, ठीक है ऐसे। और जो मल्टी सेलर होते हैं उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अलग से होगा, न्यूक्लियस अलग से होगा, गोल्जी बॉडी अलग से, उनके सभी के ऊपर सेल लगी होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूकैरियोट्स, ठीक है। इसने पूछा एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स कौन सा नहीं है, ठीक है। यूकैरियोट्स के कौन से होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर जैसे कि देखो बैक्टीरिया दे रखा है, बैक्टीरिया मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, मतलब मल्टी सेलर नहीं होते बैक्टीरिया, लगभग जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पहला ही बन रहा है दोस्तों, बैक्टीरिया। आगे देखें हम, देखो जैसे प्लांट है, प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके अंदर कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस वो भी यूकैरियोट्स होते हैं, फंजाई होते हैं वो भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और मल्टी सेलुलर के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया। आगे बस समझ में, ठीक है। तो सेल एक मतलब सेल के ऊपर भी हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसके अंदर जो उसकी जो डीप नॉलेज थोड़ी सी लेने की कोशिश करेंगे, हम उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑर्गन्स के जो डिफरेंट डिफरेंट काम है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले पढ़ाया था कि मतलब जो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सभी काम होते हैं जो सेल्स के होते हैं, तो उसको हम पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा सेल्स के ऊपर भी एक लेक्चर लेंगे छोटा सा 5-10 मिनट का, ठीक है। आप उसको देख लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पॉइंट एट विच क्रोमेटिड आर अटैच्ड, ठीक है। क्रोमेटिड कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, दोबारा बनाता हूँ एक मिनट, ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ऐसे पेयर के अंदर होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम क्रोमेटिड। ये होते हैं क्या, क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड। और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इसने बोला पूछा क्रोमेटिड आर अटैच्ड विद, क्या बोला है, अटैच्ड, मतलब क्रोमेटिड है किसके द्वारा अटैच होते हैं, तो सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड होते हैं, ये इसके ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड के आधार पर, जो सेंट्रोमियर के आधार पर इनके मतलब जो टाइप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, 4 टाइप के होते हैं ऐसे क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम, देखें अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम आर, ठीक है। ये देखो मैंने अभी अभी बताया था आपको, तो इसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं, देखो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सभी मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आएगा, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसके नाम है 4 टाइप्स के कौन से होते हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है।
ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इन ए हैप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर, हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे नंबर के अंदर। तो एक्चुअल में जो सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो डिप्लॉइड सेल के अंदर रहते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसने हैप्लॉइड पूछा है तो 23 हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो नॉर्मल है उससे हाफ हो जाएंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टाइप के होते हैं ऐसे, ठीक है। तो हैप्लॉइड के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ देन नॉर्मल। जो नॉर्मल सेल नॉर्मल होते हैं क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ हो जाएंगे हैप्लॉइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेक्स आर स्पर्म और ओवम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी। जैसे कि देखो उसने बोला है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। 23 पेयर, पेयर कैसे होता है, जोड़ा का अंदर आपको पता होगा, ठीक है। 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसने बोला है अगर एक ह्यूमन का एक स्पर्म या फिर ओवम अगर रिलीज होता है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन मान के चलो मैन है, ठीक है। अगर ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा अपना तो इस स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है, इसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं। ये देखो ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। लेकिन ये 23 क्रोमोसोम रिलीज करेगा, ठीक है। 23 ये करेगा, 23 फीमेल करेगी और ऐसे करके ये 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। जो 22 क्रोमोसोम है वो तो दोनों के सेम होंगे, और जो 23rd जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स को डिफाइन करेगा कि मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसने जो इसका आंसर पूछा, इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर और क्रोमोसोम, आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसने पूछा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, ये 46 है, इसके हाफ करोगे तो आप 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे स्पर्म के अंदर या फिर ओवम के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्रॉस बिटवीन ए टाल प्लांट कैपिटल टी दोनों एंड शॉर्ट प्लांट, यानी प्योर शॉर्ट की बात कर रहा है। रिजल्ट ऑल टाल प्लांट बिकॉज मतलब कि जो रिजल्ट है वो जैसे ये देखो प्योर टाल प्लांट था, प्योर टाल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट, और इसमें जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, ऑल टाल प्लांट हुए हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है डोमिनेंस का, ठीक है। क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो ऑल टी है वो टोल होंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है, डोमिनेंट, टालनेस इज डोमिनेंस, डोमिनेंस है टालनेस है जो कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इन ए प्योर टाल प्लांट कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद ए प्योर शॉर्ट प्लांट, ठीक है। ऐसे ये सेम क्लियर हुआ है। द रेशियो ऑफ टाल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम 95% स्टूडेंट गलती करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, आप इसको करोगे कैसे, देखो इसने बोला रेशियो प्योर टाल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट, ठीक है। F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। F1 जनरेशन के अंदर ये आएगा, F2 जनरेशन के अंदर क्या आएगा आपको पता है सभी को, क्या क्या आता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये चार रिजल्ट आएंगे F2 जनरेशन के अंदर। इसने पूछा रेशियो किसका, प्योर टाल टू प्योर ड्वार्फ, कितना रेशियो आ जाएगा, 1:1। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो देखते क्या लगाएंगे, 3:1 आएगा भाई, यही देखा है उन्होंने। आप थोड़ा सा क्या करोगे, टेक्निकल बेसिस जाओगे और समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है ये। इसने बोला है ए zygote which has inherited on X chromosome from the father will develop into, मतलब फादर से उसको क्या मिला है, X क्रोमोसोम मिला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सभी को, ये फादर अगर जैसे XY होता है फादर, और मदर तो XX होता है। अगर मदर फादर से X मिला है तो यहाँ से तो X आना है, तो जो चाइल्ड होगा क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर लोगे इसको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इसने, द विजिबल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो विजिबल कैरेक्टर है
वे उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है, जो विजिबल है, जो हमें दिखाई देते हैं बाहरी रूप से, जैसे टोल है जो दिखाई दे रही है, लेकिन जो उसके अंदर के क्रोमोसोम है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गए, जीनोटिपिक हो गए, और जो एक्सटर्नली जो दिखाई विजिबल होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो क्या है, अपने फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम, ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब किसी मतलब किसी भी मतलब बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, ठीक है, तो फादर और मदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, कुछ फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्योर ये फादर का है या फिर प्योर मदर का है, तो उसके अंदर मिक्स होकर करेक्टर आते हैं, जैसे कि देखो ये मिक्स होकर आए हैं करेक्टर, तो लेकिन डोमिनेंस कोई भी कर सकता है, ठीक है, जैसे कि डोमिनेंट ये कर रहा है तो हमें मतलब किसी की नाक है वो फादर से मैच हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नाक प्योर फादर की जैसी है, क्योंकि उसके अंदर फादर का क्रोमोसोम है वो थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, इसलिए वो सेम पापा की जैसे लग रही है, वरना जो मतलब क्रोमोसोम है, ऑर्गेनिज्म है, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, बोथ के द्वारा होते हैं, फादर और मदर दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुपिंग 4 टाइप की होती है, बेसिस ऑफ 4 टाइप की बेसिस होती है, ए बी एंड ओ टाइप की होती है, ठीक है, ये 4 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, तो इसने पूछा है द ब्लड प्रोटीन ए एंड बी आर, तो मतलब ए बी जो मैंने ब्लड ग्रुप बताया था आपको, वो किसका एग्जांपल है, जैसे कि देखो आई ए और आई बी आया था, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बना था, तो ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का ना, हाँ कोडोमिनेंट का एग्जांपल है, कोडोमिनेंस है, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर से हो रहे हैं ए बी और बी बी, ठीक है, तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे कैसे होता है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग अगर पूछ ले आपको, तो ब्लड ग्रुपिंग के अंदर मैक्सिमम जो ऐसे पूछेगा ब्लड ग्रुपिंग है वो किसका एग्जांपल होता है, तो उसके अंदर आप कोडोमिनेंस आंसर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, इफ द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइपिक ऑफ ए सीड of pea plant in F2 generation in 9:3:3:1 is known as, ठीक है, तो ये रेशियो दे रखा है 9:3:3 रेशियो, किस कब आता है ये रेशियो, ये आता है जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड के अंदर ये आएगा अपना 3:1, और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आएगा 9:3:3:1, ठीक है, अच्छा डाई हाइब्रिड रेशियो आएगा ये डाई हाइब्रिड का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, तो जेनेटिक मटेरियल का टेक्स प्लेस एक्सचेंज वो कहाँ कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, एसेक्सुअल के अंदर नहीं होता, और वेजिटेटिव के अंदर, ब्रीडिंग के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, ठीक है, कौन से मतलब स्पीशीज है वो, मतलब इसने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप, जो नीचे ऑप्शन रखे हैं इनमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोज कैरेक्टर है वो शो करता है, ठीक है, तो जैसे कि कैरेक्टर है वो कौन सा कॉमन शो करेगा, जैसे कि हम देखो एक डॉग है, एक मेल डॉग है और एक फीमेल डॉग है, ठीक है, मेल और फीमेल दो डॉग है, अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैरेक्टर है वो ज़्यादा कॉमन होंगे, अगर हम मेल डॉग ले लें और फीमेल क्या ले लें, कैट ले लें, लगभग तो इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर हो भी गा तो भी मतलब इनके कैरेक्टर वो कॉमन नहीं आएंगे, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर किसके अंदर होंगे, स्पीशीज के अंदर, सेम स्पीशीज के अंदर, ठीक है, इसने पूछा 2 इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, एक स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल होंगे, उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे देखो इसने पूछा है 2 स्पीशीज ऑफ ए जीन, मतलब कि एक जीन की 2 स्पीशीज एंड 2 जीन्स ऑफ ए फैमिली, ये जीन है जीनस है, ठीक है, जीनस मैंने आपको बताया था, फैमिली कैसी चलती है, ऐसी चलती है, पहले जीनस पहला स्पीशीज होता है, ठीक है, स्पीशीज, अच्छा जीनस ऐसे तो देखो ऐसे याद रखते हैं इसको, फैन कीप पोट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक,
ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, ऐसे चलता है, इसको आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर कॉमन पूछे तो आपको मतलब ये पूछेगा अगर मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा किसके अंदर हो गए, स्पीसीज के अंदर, और जो मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे वो जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज टू ऑब्टेन F2 जनरेशन allowing flower on F1 plant to be self pollinated। ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड में दोबारा रिपीट करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्योर प्लांट का हमें पहले F1 जनरेशन मिल जाएगी और F1 जनरेशन को फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेट करवाएंगे F1 वाले को। जैसे कि देखो कहाँ करेगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, हमने इनका F1 जनरेशन से क्या आया, ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हमने इसका सेल्फ पोलिनेशन करवाया था तो क्या बना था, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, जैसे इसके अंदर सेकंड ऑप्शन दे रखा है, अलोविंग फ्लावर ऑन F1 जनरेशन टू सेल्फ पोलिनेटेड। ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड करवाना पड़ेगा F1 जनरेशन के जो प्लांट है उनका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इवोल्यूशन क्या आ गया है। ठीक है, इवोल्यूशन के आप थोड़ा सा ध्यान दे रखना, मतलब हमने थोड़ा ये क्लास के अंदर तो पढ़ा नहीं है, हम इसके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे इसके क्वेश्चन है और कैसे कैसे बात करती है। ठीक है, एक्चुअल में इवोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम, इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, इवोल्यूशन होता है एक्चुअल में जो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे जो हमारे ऑर्गन है वो चेंज होते जाते हैं, विकास होता जाता है अपना, उसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब विकास होता है जो हमारा किसी बेसिस पे होता है, जैसे कि हम पहले चिंपैंजी थे, बंदर बने, फिर ऐसे ऐसे हमारी जो जनरेशन चेंज होती है और आज हम जो मॉडर्न ह्यूमन है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट किए हैं, ए ग्रेजुअल चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन ए फॉर्म ऑफ लाइफ इज नोन एज। ठीक है, डेफिनेशन डाल रखी है मैंने इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोल रखा है इसने, एक ग्रेजुअल चेंज, लगातार चेंज होता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय से जो टाइम है उसके द्वारा चेंज होता है, इन ए फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन डाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पे चलेंगे, द विंग्स ऑफ ए हाउस फ्लाई एंड विंग्स ऑफ ए स्पैरो। जो स्पैरो है, हाउस फ्लाई है, उनके विंग्स होते हैं, उनके जो किसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं अपने, जो होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, इसको आप समझ लेना, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में हर साल पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, मैंने दो बार जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर दोनों नोट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोलोगस एंड एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन एक्चुअल में क्या होता है, होमोलोगस, होमोलोगस का के नाम से ही पता चल रहा है, होमोलोगस का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमोलोगस का मतलब क्या होगा, सेम, और एनालोगस का मतलब डिफरेंट। सेम किस बेसिस पे, सेम का मतलब होता है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली जैसे कि अपनी बॉडी है, अपनी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि उम्रस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल, मेटाकार्पल, ऐसे अलग अलग डिफरेंट अपनी जो हैंड है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की हड्डियां होती है। उस तरह से जो विंग्स होते हैं प्लांट के, जो प्लांट के क्या बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनके अंदर भी इस तरह के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि उनके जो पंख है वो ह्यूमन बीइंग्स के हाथ है उनके समान लगते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, नाम से पता चल रहा है सेम, जो मतलब जिनकी शुरुआत सेम हो उनको बोलते हैं होमोलोगस। और एनालोगस बोलते हैं जिनका काम सेम हो, जैसे कि हाउस फ्लाई थे, जैसे हाउस फ्लाई का के जो पंख है वो क्या काम करते हैं, उड़ने के लिए, और जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख है वो क्या काम करते हैं, उड़ने के लिए। ठीक है, तो ये काम तो सेम करते हैं लेकिन जो इनका ओरिजिन है वो सेम नहीं है। ठीक है, आप अगर आप जो हाउस फ्लाई है उसके पंख को आप काट के देखोगे तो उसके अंदर डिफरेंट जो बर्ड्स के जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो जैसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं इस टाइप के ऑर्गन को। ठीक है, और होमोलोगस किसको इसको बोलेंगे, हाउस जैसे बर्ड के और जो
ह्यूमन बीइंग के हैंड हो गए, ह्यूमंस हैंड, इसको बोलेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन और बाकी को बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, गर्मी हो गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना वैसे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गन इनटू एनिमल्स इंडिकेट दैट दे आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव नहीं हुए हैं, इसका एग्जांपल कौन सा होता है। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन है इसका एग्जांपल, ये कॉमन एंसेस्टर मतलब इनका जो स्पीशीज है, जो इनकी शुरुआत है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। इनका काम सेम होगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ड्राइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, अगर कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव हुआ है तो उसको बोलेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होमोलोगस और एनालॉगस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। होमोलोगस का मतलब आप ये याद रखना जो इंटरनली सेम हो जिसके ऑर्गन, अगर आप पक्षी के पंख को काट के देखोगे तो इसके अंदर जो बोन्स मिलेगी वो ह्यूमंस की जो बोन्स हैं उनके साथ काफ़ी हद तक मैच होगी, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं वगैरह अलग अलग जीव हैं उनके साथ ही मैच नहीं होंगे। जैसे कि बर्ड्स के पंख हैं और जो घोड़े के अगर जो आगे वाले पैर हैं उनके साथ ये मैच होंगी, ह्यूमंस के हैंड हैं उनके साथ मैच होंगी। तो जो मैच होगी इंटरनली इनके ऑर्गन जो मैच हो गए, जो इनका कॉमन एंसेस्टर है, जो मतलब शुरुआत में दोनों के दोनों कॉमन थे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का वो डेवलप हो गए इवोल्यूशन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग बन गए और जो पक्षी है वो वैसी रह गए, या फिर थोड़ी बहुत इन्होंने भी ग्रोथ की है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन, और जो कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं जिनका उनको बोलेंगे हम एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है इसने, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट ऑफ प्लांट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के अंदर कौन सा ट्रेट है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के अंदर कौन सा ट्रेट नहीं जाएगा, देखो तो टाइप चिन्ह है वो भी चल जाएगी, किसी की पॉइंटेड चिन्ह है वो भी चली जाएगी, किसी की जैसे स्कैर्ड चिन्ह, जैसे कि किसी की बंदे की ठोडी के ऊपर अगर कोई स्क्रैच लग गया है, चोट वगैरह लग गया है, तो ऐसा नहीं कि उसके जो आगे जनरेशन होगी उसके भी ठोडी के ऊपर ऐसे निशान मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर उसकी ठोडी चौड़ी है या फिर लंबी है वो करेक्टर आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन जो बाद के जो डेवलप करेक्टर है वो आगे डेवलप नहीं है, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने जो चूहे वाला देखा था उसकी पूंछ काट दी, तो वो आगे ऐसे नहीं होगा कि भाई अगर हम एक चूहे की पूंछ काट दें तो आगे आने वाले चूहे हैं उनकी पूंछ बिना पूंछ के पैदा हो गए चूहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि जो मतलब जो सारा काम प्रोटीन करता है और जो सीमन है उसके द्वारा सारे क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्कैर्ड चिन्ह, दोनों चोट वगैरह लग जाती है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जो मतलब इसकी जो फाइल है उसकी पीडीएफ बना के मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम के लिए बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और थोड़े से मतलब वर्ड मीनिंग में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, तो हिंदी मीडियम वाले वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर लेना। और जो मतलब कि जो ईमेल आईडी मेरी, कोई भी आपको कुछ भी डाउट पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो मतलब एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी किसी टाइप की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो जिसने थ्योरी दी थी डार्विन ने क्या थ्योरी दी है, नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, इसने एक बुक लिखी थी नेचुरल, डार्विन ने इसमें बुक लिखी थी और उसके अंदर इसने थ्योरी दी थी स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो मतलब नेचुरल सिलेक्शन वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। ठीक है, डार्विन ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बुक का क्या नाम था, डल्ला नहीं है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, आप उसका देख लेना, थोड़ा एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ध्यान नहीं है मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, द ह्यूमन स्पीसीज हैज जेनेटिक रूट इन, ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन को क्या बोलते हैं आप साइंटिफिक नेम में, होमो सैपियंस बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस को साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ठीक है,
होमो सैपियंस है, इनकी जो स्पीसीज है वो जेनेटिक रूट है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। तो जो मतलब पुराने जो वे मिलते हैं ना फॉसिल वगैरह, उनसे जो डाटा मिलता है उससे ये कन्फर्म होता है कि जो रूट है ह्यूमंस बीइंग का वो कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से, और अफ्रीका के द्वारा फिर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऐसे फैलते गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। इन न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, अगर कोई स्पीसीज है वो नई स्पीसीज बनानी है या फिर कैसे बनती है, वो किस लेवल कैसे बनती है, ठीक है, वो इसने पूछा हुआ है। तो जैसे इसने ऑप्शन देगा पहला, डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, ठीक है। तो डीएनए चेंज हो गया तो नई स्पीसीज बनने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन देगा इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमेट, गैमेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं कई बार। तो जैसे कि बायोलॉजी एक्सेप्शंस ऑफ साइंस है, बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये भी आपका ऑप्शन बन रहा है सही। नेक्स्ट इसने ऑप्शन रखा है देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा तो ऐसे स्पीशीज नई स्पीशीज बनने का कोई चांस नहीं है। मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, मेटिंग डज नॉट मेटिंग नहीं होगी नई स्पीशीज के अंदर, तो ऐसा नहीं है, मेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला और दूसरा करेक्ट आंसर है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन बन जाएगा ना, वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम, बर्ड है वो कैसे इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि रेप्टाइल है वो रेंग खेलते हैं और फिर उन्होंने जंप लगाना शुरू किया, इसके बाद फिर जो ऐसे फ्लाई करने इनके पंख वगैरह निकलाए, तो वो क्या है, रेप्टाइल से पैदा हुए बर्ड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा था ये, मतलब जो बर्ड्स है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो बर्ड्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए, ठीक है। देखो कितनी गर्मी है आपके लिए, कितनी है, थोड़ी सा आप रिस्पॉन्स किया करो यार, रिस्पॉन्स नहीं करते आप, ठीक है। और जो अपना इम्पोर्टेंट है जो इस चैप्टर के अंदर वो कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम मैथ के ऊपर बनाएंगे, तो आप पढ़ के आना। जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो एपीजेपी वाला चैप्टर कवर कर लिया था, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन वाला है शायद, वो कर लेंगे हम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करेंगे, 7 चैप्टर शायद 6 कुछ डायग्राम वगैरह को लेके है, उसको नहीं करेंगे हम। मतलब अगर उसके अंदर कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर वो कोऑर्डिनेशन वाला है, उसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बेस्ट।